यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बैरियर वार्ड को खोलने के लिए इसके चारों कोनों पर खड़े होकर मेरे आदित्य विद्यालय की गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाले 4 लोगों की आवश्यकता है। हालांकि अब यहाँ हम केवल 3 ही हैं, इसलिए हम इसे केवल बलपूर्वक तोड़ सकते हैं। बेशक पहले अगर हम चारों भी एक साथ जुड़ जाते तब भी इसे बलपूर्वक तोड़ना बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब जब बैरियर वार्ड ने अर्जुनेश के आत्मविस्फोट का अनुभव किया है तो यह पहले से ही ढहने के कगार पर है। जब तक हम तीनों मिलकर एक ही बिंदु पर वार करेंगे तब इसे टुकड़े टुकड़े करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, शौर्यन ने धीरे धीरे कहा। इमरानी ने प्रकाश के अत्यंत पतले अवरोध पर एक नजर डाली और उसने देखा कि उस पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैली हुई थीं। उसने तुरंत शौर्यन पर संदेह करना बंद कर दिया और उसने सिर हिलाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वे तीनों बाईं ओर के एक स्थान पर चले गए जो अर्जुनेश द्वारा बनाए गए विस्फोट से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, और फिर उनके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा प्रवाहित हुई। इमरानी ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। उसके हाथ में एक कमल का फूल था जो जेड की तरह क्रिस्टलीय और सजीव था। कमल का फूल बड़ा और बड़ा होता गया। एक निश्चित क्षण में इमरानी ने कमल के फूल को प्रकाश के अत्यंत पतले अवरोध की ओर उड़ाने के लिए नियंत्रित किया। ठीक उसी क्षण जब उसने कमल के फूल को अवरोध की ओर उड़ाया तभी अचानक दोनों तरफ से 2 भयानक आभाओं ने उस पर हमला कर दिया। इमरानी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह मन ही मन चिल्लाई, धत। उसने बलपूर्वक कमल के फूल को वापस खींच लिया जो अवरोध पर विस्फोट करने वाला था, और फिर उसने उसे अपनी ओर स्मैश कर दिया। चूंकि तुम दोनों मुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहते तो चलो हम सब एक साथ मरते हैं। हाँ हाँ। शौर्यन और रक्तभुज के भाव इमरानी के कार्यों को देखकर हिंसक रूप से बदल गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह महिला इतनी निर्णायक होगी। पीछे हटने में पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए वे केवल इसका सामना ही कर सकते थे। धमाका। युद्ध के मैदान में एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा और फिर अचानक इमरानी से हवा की एक भयानक लहर फट पड़ी। वह तुरंत मांस के ढेर में बदल गई जबकि शौर्यन और रक्तभुज हवा की लहर से दूर जा गिरे। उसी समय बैरियर वार्ड जो पहले ही टूटने के कगार पर था चरमरा उठा क्योंकि वह अंततः टुकड़ों में टूट गया। ठीक उसी क्षण जब शौर्यन और रक्तभुज दूर जा गिरे 2 प्रकाश की धारियां उनकी ओर तीर की तरह तेजी से दौड़ी जो धनुष से छूटे थे। आरव का प्रतिद्वंद्वी रक्तभुज था। हालांकि रक्तभुज बुरी तरह से घायल था, लेकिन आरव ने इस बार पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। तूफान चाल और गति जूते से मिले बढ़ावा ने उसकी गति को बिजली की तरह तेज कर दिया और वह रक्तभुज के सामने आने के लिए उनके बीच की 60 मीटर से अधिक की दूरी को कुछ ही सांसों में पार कर गया। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और रक्तभुज पर वार किया। रक्तभुज ने उस क्षण अपने दिल में राहत की सांस ली जब इमरानी मर गई। हालांकि वह दूर जा गिरा था, लेकिन कम से कम आखिरी समस्या तो निपट गई थी। हालांकि ठीक उसी क्षण जब वह जमीन के संपर्क में आया, अचानक उसके मन में खतरे की एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद उसने एक आकृति को बिजली की तरह तेजी से चलते हुए देखा और उसके सामने प्रकट होते हुए देखा, और फिर उस आकृति ने अपनी तलवार सीधे उसकी ओर घुसेड़ दी। रक्तभुज भयभीत था क्योंकि तलवार का यह वार बहुत तेज था। अगर यह किसी और समय होता तो भी वह इससे निपट सकता था, लेकिन अब वह केवल इसका सामना ही कर सकता था, और उसने ऐसा करने का तरीका अपनी दाहिनी हथेली को, जो हड्डियों की तरह पीली थी, इस हमले का विरोध करने के लिए सहज रूप से उठाना चुना। जब उसने रक्तभुज को अपना हाथ उठाते हुए देखा तो आरव जानता था कि यह बिल्कुल भी कोई साधारण हाथ नहीं है।
इसलिए आरव ने अपनी तलवार से तलवार इंटेंट की एक धार जोड़ने में जरा भी संकोच नहीं किया और फिर इस तलवार के वार में लगाए गए बल को थोड़ा बढ़ा दिया। हिसस। तलवार ने लगभग कोई बाधा नहीं डाली और सीधे रक्तभुज के दाहिने हाथ को काट दिया, लेकिन उसके भीतर से कोई खून नहीं निकला। तलवार रक्तभुज ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जबकि वे सदमे और अविश्वास से भरी थीं। हालांकि वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि एक तलवार उसकी छाती के आर पार हो गई थी। यह कैसे संभव हो सकता है? तलवार रक्तभुज ने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में बुदबुदाया। हालांकि वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि उसका सिर हवा में उड़ गया। आरव ने सिर हिलाते हुए अपनी तलवार म्यान में डाल ली। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि इतने सारे लोग युद्ध के दौरान बकवास करना क्यों पसंद करते हैं। क्या युद्ध के दौरान बकवास करना अपने प्रतिद्वंद्वी को पलटवार करने का अवसर देने के बराबर नहीं है? आरव ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया और फिर उसने बगल की ओर देखा। जब उसने नयनतारा और शौर्यन के बीच लड़ाई का दृश्य देखा तो वह भौंचक्का रह गया। इस समय हालांकि नयनतारा ने शौर्यन को लगातार पीछे हटने के बिंदु तक लड़ाया, लेकिन शौर्यन अभी भी जीवित था। इसके अलावा शौर्यन के पास स्पष्ट रूप से शक्ति बची हुई लग रही थी। आरव ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और आगे बढ़ गया और उसने शौर्यन पर हमला करते हुए अपने पीछे कई हल्की परछाइयां छोड़ दीं। नयनतारा के साथ गहन युद्ध में लगे शौर्यन ने कुछ नोटिस किया और उसका पीला चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसने नयनतारा के चाबुक के खिलाफ अपनी तलवार चलाई और पीछे हटने के लिए इस टकराव के प्रतिबल पर भरोसा किया। वह बस कुछ ही कदम पीछे हटा था कि उसका शरीर अचानक एक अजीब मोड़ लिया और उसकी तलवार हवा में तेजी से सीटियां बजाती हुई आरव की ओर बढ़ी, जो पहले ही उसके पीछे आ चुका था। यह तलवार का वार वास्तव में सीमा तक तेज था। आरव की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसके सामने वाले इस साथी ने न तो घबराया और न ही पीछे हटा, और इसके बजाय उसने आरव पर हमला कर दिया था। इसके अलावा शौर्यन की तलवार की गति वास्तव में बहुत तेज थी और यह इतनी तेज थी कि आरव शौर्यन की तलवार को पकड़ने में पूरी तरह से असमर्थ था। आरव पीछे नहीं हटा, न ही उसके पास ऐसा करने का समय था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से शौर्यन का पूरी तरह से लगाया गया वार था। ठीक उसी क्षण जब शौर्यन की तलवार ने उसकी ओर वार किया, आरव ने अपनी तलवार निकाली और सीधे शौर्यन पर वार कर दिया। हिसस हिसस। दोनों तलवारें लगभग एक ही क्षण में अपनी अपनी छाती में घुस गईं और फिर दोनों की आकृतियां तेजी से पीछे हट गईं। ठीक उसी क्षण जब शौर्यन पीछे हटा, नयनतारा यहां आ गई थी और उसका चाबुक शौर्यन की ओर लिपटते हुए अपने पीछे परछाइयों की एक श्रृंखला छोड़ गया। अपनी छाती पर लगी चोट को देखते हुए आरव ने गहरी सांस ली और इससे पहले कि वह एक उच्चग्रेड उपचार तंत्र निकाले और खुद पर लगा ले, उसके बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका और इससे पहले कि उसकी आकृति चमकती। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वह एक बार फिर शौर्यन पर हमला करने लगा। क्या तुम दोनों को आदित्य विद्यालय से आदेश का डर नहीं है? लड़ाई के बीच शौर्यन उनका विरोध कर रहा था, जबकि उसने आरव और नयनतारा से ठंडे लहजे में बात की। अगर यह किसी साधारण समय में होता तो भले ही वह उन्हें लड़ाई में हराने में असमर्थ होता, फिर भी वह भागने में सक्षम होता। लेकिन अब वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह था। इसलिए यदि लड़ाई जारी रही तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि आदित्य विद्यालय के पास कुछ गुप्त तकनीकें थीं,
लेकिन वह वास्तव में उनका उपयोग नहीं करना चाहता था जब तक कि उसके पास कोई और विकल्प न हो, क्योंकि उनके साथ आने वाले दुष्प्रभाव वास्तव में बहुत गंभीर थे। शौर्यन में अभी भी बोलने की ताकत देखकर नयनतारा भौंचक्की रह गई और उसने तुरंत फैसला किया, मदद लो। आरव ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ सिल्वर कक्ष के भीतर दिखाई दिया। एक राजास्तर डार्क बिस्ट को अचानक प्रकट होते देख शौर्यन भयभीत हो गया और उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भर गईं। वह बुदबुदाया जबकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। एक राजास्तर डार्क बिस्ट? यह कैसे संभव हो सकता है? आओ वो! सिल्वर चिल्लाया और फिर वह आगे कूद गया और शौर्यन पर झपट पड़ा। उसी समय आरव की तलवार की नोक से सुनहरी तलवार इंटेंट की एक धार तेजी से निकल गई और उसका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से शौर्यन था। नयनतारा पीछे हटने को तैयार नहीं थी और उसका चाबुक एक धूर्त विषैले सांप की तरह शौर्यन की ओर वार कर रहा था। जब उसने देखा कि आरव, नयनतारा और राजास्तर डार्क बिस्ट उसकी जान लेने का इरादा रखते हैं, तो शौर्यन की आंखों में एक दृढ़ अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। उसके बाद उसका भाव भयानक हो गया जबकि उसने एक उन्मादी तरीके से कहा, तुम सबने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। चलो सब एक साथ मरते हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ गई और उसका पेट बड़ा और बड़ा होता गया जैसे पहले अर्जुनेश का हुआ था। आरव और नयनतारा की पलकें तब फड़क उठीं जब उन्होंने यह देखा। आरव ने बिल्कुल भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। तलवार इंटेंट ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और शौर्यन को घेर लिया जो खुद को विस्फोट करने वाला था। शौर्यन ने अचानक महसूस किया कि एक अदृश्य दबाव ने उसे घेर लिया है और उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा इस अदृश्य दबाव के नीचे धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो और उसने आरव को देखने के लिए अपना सिर उठाया जबकि वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, तलवार तलवार। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि एक चाबुक और तलवार उसकी छाती के आर पार हो गई और फिर सिल्वर के विशाल पंजे ने जबरदस्ती उसके सिर पर वार किया। बूम! एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा। जमीन हिल गई जबकि शौर्यन मांस के ढेर में बदल गया था। आरव ने एक लंबी सांस ली जब उसने सिल्वर को वापस सूक्ष्म भंवर के भीतर भेजा। सौभाग्य से वह शौर्यन को खुद को विस्फोट करने से रोकने में सक्षम था। अन्यथा भले ही नयनतारा और आरव बच जाते, वे शायद बुरी तरह घायल हो जाते, क्योंकि उसके शरीर की तो बात ही छोड़िए, सिल्वर जैसे राजास्तर डार्क बिस्ट का शरीर भी राजास्तर के विशेषज्ञ के आत्मविस्फोट से बुरी तरह घायल हो जाएगा। क्या तुम ठीक हो? इस बीच नयनतारा आरव के पास चली गई और उसने आरव की छाती पर एक नजर डाली इससे पहले कि वह धीरे से पूछे। आरव के दिल को तब गर्म महसूस हुआ जब उसने उसकी आवाज में चिंता महसूस की और उसने कहा, मैं ठीक हूं। मैंने एक उच्च ग्रेड उपचार तंत्र का इस्तेमाल किया, इसलिए मेरा घाव अब ठीक हो गया है। जैसे ही उसने बात की, उसने एक और उच्च ग्रेड उपचार तंत्र निकाला और नयनतारा को दे दिया, इससे पहले कि वह कहे, तुम भी एक इस्तेमाल करो। मैंने देखा कि तुम भी उसकी तलवार से घायल हुई लगती हो। नयनतारा ने अपने हाथ में उपचार तंत्र पर एक नजर डाली और फिर उसने एक अजीब नजर से आरव को देखा। उसने कहा, मैंने देखा कि तुम वास्तव में धनी हो और तुम्हारे पास विभिन्न तंत्रों की एक अटूट आपूर्ति है। इसके अलावा वे सभी उच्च ग्रेड पर हैं। मुझे वास्तव में संदेह है कि तुम तंत्र संघ के अध्यक्ष के नाजायज बेटे हो। रुको, तंत्र संघ के अध्यक्ष के नाजायज बेटे के लिए भी इतना धनी होना असंभव है। मुझे बताओ, तुम आखिर कौन हो?
आरव ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कान के साथ कहा, मैं एक तंत्री हूं। मेरे पास थोड़ी बड़ी संख्या में तंत्र होना बहुत सामान्य है ना? तुम एक तंत्री हो। नयनतारा ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आश्चर्य से आरव को देखा। अन्यथा तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इतने सारे तंत्र कहाँ से मिले? आरव ने कंधे उचकाए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सदमे से उबरने के बाद नयनतारा ने आरव को ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में एक धनवान व्यक्ति हो। तो तुम एक आत्मतंत्री हो। अब मुझे समझ आया कि तुमने क्यों कहा था कि संगठन स्थापित करने के लिए जरूरी पैसे की व्यवस्था तुम कर लोगे। आरव मुस्कुराया और बोला, इन सब बातों को छोड़ो। हमें युद्धक्षेत्र साफ करके जल्दी से निकलना होगा। नयनतारा ने सिर हिलाया और फिर उसने युद्धक्षेत्र में पड़ी सभी लाशों से अनंतकोश अंगूठी ले ली। ठीक उसी समय जब वे यह देखने वाले थे कि उन्हें क्या मिला है, सुमेधा की आवाज अचानक आरव के सिर में गूंजी। निकल जाओ जल्दी, एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ तेजी से आ रहा है। यह सुनकर आरव का चेहरा बदल गया और फिर उसने नयनतारा का हाथ पकड़ा और निकास द्वार की ओर भागने लगा। क्या हुआ? नयनतारा ने भागते हुए पूछा। आरव ने धीमी आवाज में कहा, आत्मिक स्तर का एक विशेषज्ञ हमारी ओर तेजी से आ रहा है। आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ बिल्कुल भी ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसका मुकाबला वे दोनों अभी कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ क्यों भागा आ रहा था। आरव उस व्यक्ति का सामना नहीं करना चाहता था। नयनतारा ने आरव की बात सुनकर माथे पर बल डाला और फिर वह चुप हो गई। उन दोनों के जाने के एक चौथाई घंटे से भी कम समय बाद एक शानदार लबादे में एक आदमी उसी कक्ष में दिखाई दिया जहां उन सभी ने अभी लड़ाई की थी। जब उसने चारों ओर लाशें देखीं, तो उस आदमी का चेहरा बदल गया और उसने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाईं। शौर्यन की लाश देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसका चेहरा तुरंत भयंकर हो गया। वह कौन था? किसने मेरे छोटे भाई को मारा? उस कक्ष के अंदर असीम आक्रोश से भरी एक गड़गड़ाहट गूंजी। थोड़े समय बाद उस आदमी की आकृति चमकी और वह कक्ष से गायब हो गया। समाधि के निकास द्वार से बाहर निकलने के बाद आरव ने आसमान में अभी अभी उगे सूरज को देखते हुए गहरी सांस ली। उसके बाद उसने नयनतारा को देखा और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोला, क्या तुमने इससे पहले की वह आवाज सुनी? नयनतारा ने सिर हिलाया और कहा, वह व्यक्ति शायद वही आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ था जो कल सम्राट झो की समाधि के खुलने की अध्यक्षता कर रहा था। चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो हमें परेशानी हो सकती है। आरव ने सिर हिलाया। वे दोनों यहां नहीं रुके और वे शांग राजवंश खंडहर के निकास द्वार की ओर तेजी से आगे बढ़ने से पहले शाही महल से तेजी से बाहर निकल गए। आरव और नयनतारा के जाने के कुछ ही समय बाद शानदार लबादे में वह आदमी शाही महल के निकास पर दिखाई दिया। उसी समय पुष्प महल की वर्दी पहने एक सुंदर महिला भी वहां दिखाई दी। सुंदर महिला ने आदमी को घूरकर देखा और पूछा, यशवंत, मेरे पुष्प महल के 2 शिष्यों की आत्मिक पट्टिकाएं टूट गई हैं। क्या तुम जानते हो कि अपराधी कौन है? यशवंत की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और वह बस बोलने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी एक तलवार पर उतरकर शाही महल के प्रवेश द्वार के ऊपर आ गया। उसके बाद उसने पूछा, यशवंत, मेरे तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों की आत्मिक पट्टिकाएं टूट गई हैं। अपराधी कौन था? पुष्प महल की सुंदर महिला ने बोलने वाले अधेड़ उम्र के आदमी को घूरकर देखा और फिर माथे पर बल डाला। स्विश! हवा के फटने की आवाज का एक किनारा अचानक गूंजा और फिर एक काले लबादे वाला आदमी अचानक यहां दिखाई दिया।
काले लबादे वाले आदमी का एक घृणित रूप था। उसे घृणित रूप वाला क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें एक सामान्य व्यक्ति के केवल आधे ही चेहरे की विशेषताएं थीं। हाँ, उसके पास केवल एक कान, एक आंख, आधी नाक, केवल उसका निचला होंठ था। काले लबादे वाले आदमी ने पहले तलवार पर खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को नाराजगी से देखा और फिर उसने यशवंत को देखा और पूछा, मेरे भूत संप्रदाय का रक्तभुज भी अंदर मर गया। यशवंत, केवल तुम ही उसे मारने की क्षमता रखते हो, तो मुझे एक स्पष्टीकरण दो। जब उन्होंने काले लबादे वाले आदमी को सुना तो पुष्प महल की सुंदर महिला और तलवार संप्रदाय के अधेड़ उम्र के आदमी ने भी यशवंत को देखा। एक स्पष्टीकरण। यशवंत का पहले से शांत चेहरा एक बार फिर भयंकर हो गया और फिर उसने तीखे स्वर में कहा, तुम मुझसे स्पष्टीकरण चाहते हो? तो मैं किससे स्पष्टीकरण लूं? मेरा छोटा भाई और मेरे आदित्य विद्यालय के सभी शिष्य भी अंदर मर गए। मैं किससे स्पष्टीकरण लूं? जब उसने यशवंत को सुना तो सुंदर महिला की भौहें और भी कसकर सिकुड़ गईं। उसने मूल रूप से सोचा था कि अपराधी यशवंत ही है जिसने उसके पुष्प महल के शिष्यों पर हमला किया था। फिर भी अब ऐसा लग रहा था कि यह संभवतः कोई और था जिसने उसके पुष्प महल के शिष्यों के खिलाफ कदम उठाया। तो भूत संप्रदाय, आदित्य विद्यालय, तलवार संप्रदाय और पुष्प महल के सभी भाग लेने वाले शिष्य सम्राट झोऊ की समाधि के अंदर मर गए हैं। तलवार संप्रदाय के अधेड़ उम्र के आदमी ने धीमी आवाज में बात की। हाँ, यशवंत ठंडा हंसा और बोला, मेरे आदित्य विद्यालय, तुम्हारे तलवार संप्रदाय और पुष्प महल और भूत संप्रदाय दोनों के शिष्य वहां मर गए हैं। वे न केवल मर गए हैं बल्कि उनकी आत्माएं भी बिखर गई हैं। यशवंत, तुम यहाँ पहरा दे रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं जानते कि उन्हें किसने मारा? पुष्प महल की सुंदर महिला ने पूछा। यशवंत ने गहरी सांस ली और कहा, अभी थोड़ी देर पहले नीचे से अचानक एक जबरदस्त धमाका गूंजा। शुरुआत में मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार नीचे खजानों के लिए लड़ने के उद्देश्य से लड़ाइयाँ होना सामान्य था। लेकिन कुछ ही समय में एक और जबरदस्त धमाका गूंजा और इस बार मुझे लगा कि कुछ अजीब है, क्योंकि चूंकि यह भूमिगत से एक जबरदस्त धमाका पैदा करने में सक्षम था, तो ऐसी विनाशकारी शक्ति स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं थी जो समाधि में प्रवेश करने वाले वे शिष्य करने में सक्षम हो। तो मैंने जाकर देखने का फैसला किया। जब मैं उसके स्रोत पर पहुंचा तो वहां केवल कुछ बर्फीले ठंडे शव और गूदे के ढेर थे। तुमने वहां अपराधी को नहीं देखा? काले कपड़े वाले आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। यशवंत ने सिर हिलाया और कहा, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां केवल लाशें थीं और कोई जीवित प्राणी नहीं था। 4 राजास्तर के विशेषज्ञों को मारने के लिए कम से कम आत्मिक स्तर पर एक साधना की आवश्यकता होती है। मैंने इस बार समाधि में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का निरीक्षण किया है और उनमें से एक के पास भी उन्हें मारने की क्षमता नहीं थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुंदर महिला ने पूछा, क्या तुमने कोई संदिग्ध लोगों को देखा? संदिग्ध लोग? यशवंत ने माथे पर बल डाला। कुछ ही समय में उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि उसने कहा, मुझे अब याद है। जब समाधि खुलने वाली थी तब एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ और आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट आए थे। उन दोनों ने यहाँ सभी को स्कैन करने के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग किया और फिर वे चले गए। मैंने उस समय उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैंने बस सोचा कि वे किसी को खोज रहे थे। अब ऐसा लगता है कि यह बहुत संभव है कि वे ही अपराधी थे। क्या तुम उनके मूल को जानते हो? तलवार संप्रदाय के अधेड़ उम्र के आदमी ने धीमी आवाज में बात की। यशवंत ने सिर हिलाया और कहा, मैं उनके संपर्क में केवल दिव्य चेतना के माध्यम से आया और उनके संपर्क में आते ही मैंने इसे तुरंत वापस ले लिया।
आप सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अगर मैंने उन्हें अपनी दिव्य चेतना से स्कैन किया तो यह बहुत संभव है कि वे इसे उकसावे के रूप में लें। इसलिए जब मैंने पुष्टि कर ली कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, तो मैंने अपनी इंद्रियों को वापस ले लिया और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम यहाँ उतरे थे तो मानव घुड़सवारों और अग्निगर्जन शेर कबीले के डार्क बिस्टों का एक समूह था। वह मानव आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ संभवतः घुड़सवारों के उस समूह से संबंधित है, जबकि वह आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट शायद अग्निगर्जन शेर कबीले का एक विशेषज्ञ है। पुष्प महल की सुंदर महिला ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर वे वास्तव में वे दोनों थे तो उन्होंने हमारे संप्रदायों के शिष्यों को क्यों मारा? यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इस बीच काले लबादे वाले आदमी ने कहा, क्यों अनुमान लगाना? क्या हम उनसे पूछने के लिए जाकर जवाब प्राप्त नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि वे अभी भी सतह पर हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। अन्य लोगों ने एक दूसरे को घूरकर देखा, इससे पहले कि वे भी मौके पर गायब हो गए। सुमेधा की मदद से आरव और नयनतारा मानव घुड़सवारों और अग्निगर्जन शेर कबीले के डार्क बिस्टों की पहचान से सुरक्षित रूप से बच गए। उन्होंने पूरे रास्ते तेजी से भागे और अंततः मृत्यु पर्वत श्रृंखला पर पहुंचने के लिए 6 घंटे का समय लिया। एक विशाल पेड़ पर आरव ने एक बहुत गहरी सांस ली और फिर उसने बैंगनी मिंक के छोटे से सिर को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद छोटे साथी। अगर तुम नहीं होते तो हमारे लिए उन दोनों आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों का पता लगाने से बचना बिल्कुल असंभव होता। हाँ, अगर छोटे साथी ने उन्हें अपनी आभा छिपाने में मदद नहीं की होती तो भले ही वे भूमिगत खंडहरों से बाहर निकल जाते, लेकिन उन्हें आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ और आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट द्वारा निश्चित रूप से देखा जाता। बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई और फिर यह आरव के सामने आने के लिए चमका, इससे पहले कि उसने अपना छोटा सिर आरव के माथे पर रगड़ा। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ इसके संबंध से ईर्ष्या करती हूँ। इस बीच नयनतारा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की। आरव मुस्कुराया और फिर उसने कहा, चलो देखते हैं कि हमें इस बार क्या मिला। मुझे उम्मीद है कि वे 4 राजा स्तर के विशेषज्ञ और 7 पहला दिव्य स्तर के गूढ़ विशेषज्ञ गरीब नहीं हैं, नहीं तो हमने जो परेशानी उठाई है वह इसके लायक नहीं होती। नयनतारा ने सिर हिलाया और फिर उसने 11 अनंतकोश अंगूठी निकाली। उसने 7 पहला दिव्य स्तर के गूढ़ विशेषज्ञों से संबंधित अनंतकोश अंगूठी को एक तरफ रख दिया और फिर उसने राजा स्तर के विशेषज्ञों से संबंधित अनंतकोश अंगूठी में से एक ले ली। उसकी उंगली हल्के से हिली क्योंकि गूढ़ ऊर्जा का एक किनारा तुरंत अनंतकोश अंगूठी को घेर लिया और कुछ ही समय में उन दोनों ने एक हल्की सी घंटी सुनी। नयनतारा ने अंगूठी में अपनी दिव्य चेतना भेजी और उसके भीतर के खजानों को स्कैन किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, उसके मुंह के कोने हल्के से ऊपर उठ गए और उसके होठों पर चाप धीरे धीरे लंबा हो गया, इससे पहले कि एक बड़ी मुस्कान ने उसका पूरा चेहरा ढक लिया। जब उसने नयनतारा के चेहरे में बदलाव देखा तो आरव समझ गया कि इस अनंतकोश अंगूठी के भीतर के खजाने निश्चित रूप से बहुत अच्छे थे। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।